प्लीज मेरा बात सोचना कि कुछ रटने का कुछ नहीं है, रटेंगे तो रट भी नहीं पाएंगे। एक्चुअली 4-3 किताब है और उसके अलावा पेपर्स वगैरह भर्ती करके, देयर इज नो मगिंग अप रिक्वायर्ड। एवरीथिंग शुड बी अंडरस्टूड इन प्योर क्रिस्टल क्लियर वे so that you can write, explain your answer. And when you are writing in the exam, be decide how much you will write. Be decide on the focus points. Because समझ लो हम 1 घंटा से बोल रहे हैं, बोलने के लिए कोई कमी थोड़ी ना, बोलते ही रहेगा। तो वैसे ही जब लिखना भी चालू करेंगे लगेगा लिखते ही रहते हैं इसी बारे में। मत करना ऐसे, समय देखकर, फोकस पॉइंट देखकर, क्या चीज पूछा हुआ है उसके अनुरूप हम कितना लिखें। बिकॉज क्या होता है कि आता सब कुछ है फिर भी गड़बड़ हो जाता है एग्जाम में। क्या कि जो इंपॉर्टेंट था वो लिखे ही नहीं, सब बोगस बात, लेस इंपॉर्टेंट बात लिखते रह गए, तो नंबर भी ठीक से नहीं मिला। प्रॉपर प्रिपरेशन इज रिक्वायर्ड। वो तभी संभव होगा जब जो पढ़ा रहे हैं उसी समय जाके पढ़ना होगा। अभी सब समझ में आ रहा है, बाद में याद आएगा फाइनेंशियलिस्ट पढ़े भी थे क्या, क्या सोचना है इसके बारे में। तो इसलिए बहुत ज्यादा जरूरी है स्ट्रेटेजिक लेवल में पास होने के लिए रेगुलर स्टडी। मैं जब पहले पढ़ाता था गेटवे तो बोलता था रेगुलर पढ़िए, ठीक है। गेटवे के अंदर रेगुलर अगर नहीं भी पढ़ते हैं, यहां के कंपैरिजन में 100 टाइम्स चांसेस से पास हो जाएंगे। कारण कुछ ना कुछ अपना एरिया डील किया हुआ है। यहां पर ज्यादातर सब ऐसा एरिया आने वाला है जो डील नहीं किया हुआ है। तो आप अगर उसको क्लास में नहीं माने पढ़े, घर पे जाके नहीं पढ़ेंगे, एग्जाम के टाइम पे सारा चीज को रिवाइज करके समेटना बहुत मुश्किल हो जाएगा। इसलिए यहां पर ये मस्ट है, ये ऑप्शन ही नहीं है, मस्ट है अगर एग्जाम में पास होना है रेगुलर स्टडी। कि जो हम लोग सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं उसको घर पे जाके वो पूरा टॉपिक एक बार पढ़ लें, अपना शॉर्ट नोट्स बना लें। जो हम लोग क्लास में लिखेंगे कुछ 2-4 लाइन अगर आपको लगता है और लिखना है, लिख के अपना बना लिए कि हम बाद में इसको रिवाइज करेंगे, जिससे मेरे को पूरा 20 पेजेस नहीं पढ़ना पड़ेगा। इच्छा तो यही है ना कि ये 700-800 पन्ना हम लोग 70-80-100 पन्ना में लिख लें और फिर उसके बाद उसी को रिवाइज करेंगे। अपने जो कोई बुक के अंदर एग्जाम्पल्स वगैरह है उनको सॉल्व कर लेंगे, यही तो करेंगे जाके। फिर पेपर्स करने लग जाएंगे, पेपर्स में किस तरह से आंसर देते हैं। ऐसे तो ज्यादातर पेपर का क्वेश्चन तो यहां भी दिया हुआ ही है, बीच बीच में चैप्टर टॉपिक के एंड में क्वेश्चन जो आया हुआ एग्जाम में दिया हुआ ही, उनको रीड करना है, समझना है, ठीक है। थोड़ा सा नोट्स लिखते हैं फिर आगे बढ़ेंगे। फाइनेंशियल रिस्क है, हम बनवा रहे हैं, देखिए तो बना रहे हैं। फाइनेंशियल रिस्क, point number 1, financial risk deals with 2 aspects. 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 Point number 1 A, point number A, हाँ 1 के अंदर ही, मैनेजमेंट ऑफ फाइनेंशियल रिस्क। मैनेजमेंट ऑफ फाइनेंशियल रिस्क, दैट इज मैनेजमेंट ऑफ फाइनेंशियल रिस्क, दैट इज हाउ फाइनेंशियल रिस्क शुड बी मैनेज्ड, दैट इज हाउ फाइनेंशियल रिस्क शुड बी मैनेज्ड, दैट इज हाउ फाइनेंशियल रिस्क शुड बी मैनेज्ड, that is how financial risk should be managed. Full stop. It means that whether the organization should hedge the financial risk or not. It means that whether the organization should hedge the financial risk or not. hedge the financial risk or not, इसका मतलब क्या हुआ। मान लीजिए मेरे को फॉरेन करेंसी इनफ्लो होने वाला है, तो मेरे को क्या चीज से डर है, फॉरेन करेंसी का रेट गिरने से। लेकिन हमको लगता है फॉरेन करेंसी का रेट गिरेगा नहीं, बढ़ेगा। मेरे को कोई कस्टमर से $1,00,000 2 महीना बाद मिलना है, तो मेरे को डर क्या चीज का है, डॉलर का रेट गिरने से। लेकिन मेरे को लगता है 2 महीना बाद डॉलर का रेट बढ़ने का चांस ज्यादा है, तो अगर मैं हेज कर लूंगा तब तो मेरे को फिक्स्ड मिलेगा, तब मेरे को बढ़ा हुआ रेट नहीं मिलेगा। लेकिन अगर मैं हेजिंग नहीं करूंगा तो क्या होगा, जो रेट बढ़ जाएगी वो मिलेगी। तो हेज करना है कि नहीं ये भी आपको सोचना है। मैनेजमेंट ऑफ फाइनेंशियल रिस्क मतलब वेदर आप उसको मैनेज करने के लिए हेज करोगे या नहीं करोगे, ये आपको सोचना है।
बिकॉज बहुत बार ओपन रखते हैं, एक्सपोजर को हेज नहीं करते, फायदा ज्यादा होने की चांस। वो तो मैनेजमेंट को डिसाइड करना है ना कि फाइनेंशियल रिस्क को हेज करना है कि नहीं करना है। एंड द हेजिंग स्ट्रैटेजीज विल बी डेरिवेटिव्स, and the hedging strategies will be derivatives which will be discussed in the next topic. Hedging strategies will be derivatives which will be discussed in the next topic. Hedging strategies will be derivatives which will be discussed in the next topic. Because ऐसे अगर मैं खाली नाम लूंगा ना, फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट समझ में नहीं आएगा, पूरा डिटेल में बात करेंगे एकदम नोट्स बना के। वो लोग लिखा है 50 पन्ना, हम 3 पेज में लिखा देगा सारा नोट्स कि कैसे आपको हेजिंग करना है। 3 पेज से सारा बात हो जाएगा, हम लोग A to Z सारा पढ़ने के बाद 3 पेज में समरी बना लेंगे, सब कुछ हो जाएगा। तो यहां पर वैसे नहीं बात कर सकते, एक चीज को पढ़ना होगा, एग्जाम्पल्स करना होगा, लिख के करेंगे तब समरी बना पाएंगे। इसलिए यहां हम हेजिंग का कोई डीलिंग नहीं कर रहे हैं, कैसे हेज करेंगे बाद में बात कर रहे हैं। पॉइंट नंबर बी, टाइप्स ऑफ फाइनेंशियल रिस्क। Point number B, types of financial risk. There are 4 types of financial risk. There are 4 types of financial risk. Point number A, credit risk. Point number A, credit risk. Point number B, political risk. Point number B, political risk. Point number C, interest rate risk. Point number C, interest rate risk. Point number D, currency risk. Point number D, currency risk. तो ये पॉइंट नंबर 1 था कि चैप्टर 2 पार्ट्स में डिवाइडेड है। फाइनेंशियल रिस्क को हेज करना है कि नहीं, मैनेज कैसे करना है, और दूसरा कितने टाइप के रिस्क होते हैं। पॉइंट नंबर 2, क्रेडिट रिस्क। अब पॉइंट नंबर 2, 3, 4, 5 ऐसे करके अलग अलग पॉइंट लिखेंगे। पहले क्रेडिट रिस्क के बारे में लिख रहे हैं। पॉइंट नंबर 2, क्रेडिट रिस्क। क्रेडिट रिस्क डील्स विथ नॉन पेमेंट बाय द डेटर्स। Credit risk deals with non-payment by the debtors or late payment. Non-payment by the debtors or late payment by the debtors. Non-payment by the debtors or late payment by the debtors. या receivables, जो भी बोल सकते हैं। This risk cannot be fully avoided. This risk cannot be fully avoided because credit is the soul of most of the business. Because credit is the soul of most of the business. Because credit is the soul of most of the business. But this can be minimized. To a great extent. By the following means. Step 1. Strong credit control procedure. Which includes analyzing credit worthiness of the customers. Credit terms
and collection method, either these control procedure will be carried out, either these control procedure will be carried out by the organization itself, either these control procedure will be carried out by the organization itself, either these control procedure will be carried out by the organization itself, or professional firm can be hired out, or professional firm can be hired out for this job, or professional firm can be hired out for this job. तो अगर हम लोग स्ट्रॉन्ग क्रेडिट कंट्रोल प्रोसीजर लगाएंगे तो पैसा ना तो बैड डेट होगा ना देरी से आएगा, बिकॉज हम पहले से एनालिसिस कर लेंगे ना कस्टमर का क्रेडिट वर्दीनेस, टर्म्स एंड कंडीशंस, और उसका माने क्या गड़बड़ी है उस पर सारा चीज एनालाइज कर लेंगे, जिससे कि हम लोग को समय पे पैसा मिल जाए, गड़बड़ी ना हो. पॉइंट नंबर बी. अच्छा, स्टेप टू, to control the credit risk, 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 the organization can go for credit insurance. The organization can go for credit insurance. But the insurance premium may be high. But the insurance premium may be high. But the insurance premium may be high, depending upon risk of default. Insurance premium may be high, depending upon risk of default. हाँ, अगर डेटर्स है जिससे पैसा डूबने का चांस ज्यादा है तो इंश्योरेंस कंपनी वाला कौन सा प्रीमियम बेसी नहीं लेगा, तो आपको सोचना पड़ेगा कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस से कि इंश्योरेंस करवाना चाहिए कि नहीं. स्टेप 3, टू मैनेज क्रेडिट रिस्क. To manage credit risk, the organization can go for factoring. To manage credit risk, the organization can go for factoring. To manage credit risk, the organization can go for factoring. In case of factoring, the receivables are sold to the factor agent. The receivables are sold to the factor agent. And the collection from receivables will be carried out by the factor. And the collection from receivables will be carried out by the factor. Collection from receivables will be carried out by the factor. In case of non-recourse factoring, bad debt loss, if any, bad debt loss if any will be preferred, will be beared by the factor, will be borne by the factor. The factor will give advance
The factor will give advance. The factor will give advance to the tune of. The factor will give advance to the tune of 80 to 85% generally. The factor will give advance to the tune of 80 to 85% generally. And on this advance, we are required to pay interest to the factor. And on this advance, we are required to pay interest to the factor. Till the credit term decided. Till the credit term decided. Point number D. Step 4. Step 4, letter of credit. Letter of credit or other security. Letter of credit or other security. To manage credit risk. To manage credit risk. The organization can ask or arrange. The organization can ask or arrange security from debtors. The organization can ask or arrange security from debtors. The organization can ask or arrange security from debtors. The organization can ask or arrange security from debtors. In case of export, it can be treated as. In case of export, it can be treated as a letter of credit from the exporter, from the importer. In case of export, it can be letter of credit from the importer. It can be treated as letter of credit from the importer. Letter of credit from the importer. This is basically bank guarantee. This is bank guarantee by the importer's banker. By the importer's banker on behalf of the importer. By the importer's banker on behalf of the importer. On behalf of the importer. Point number 3. Point number 3. Political risk. Political risk. Political risk generally should not come under financial risk. Political risk generally should not come under financial risk. Political risk generally should not come under financial risk. But through political risk, the financial risk covered each. The financial risk covered each overseas investment. The financial risk covered each overseas investment. The financial risk covered each overseas investment. That is, if a company, that is, if an organization, that is, if an organization invests in other country, that is, if an organization invests in other country, then whatever actions the foreign government will take,
then whatever actions the foreign government will take, then whatever action the foreign government will take, gives rise to political risk. Gives rise to political risk. Gives rise to political risk. Political risk includes exchange control regulations, ब्रैकेट में रूल्स रिगार्डिंग रिपैट्रिएशन, ब्रैकेट में रूल्स रिगार्डिंग रिपैट्रिएशन, REPATRIATION, रिपैट्रिएशन क्या चीज का? जिस कंट्री में कमाया उस कंट्री से पैसा लाएंगे कैसे, डिविडेंड, इंटरेस्ट कैसे, क्या रूल्स है? एक्सचेंज कंट्रोल रेगुलेशन के अंदर बोल रहे रूल्स ऑफ रिपैट्रिएशन, कॉमा सप्लाई ऑफ फॉरेन करेंसी, ब्रैकेट क्लोज्ड। मान लो, समझ लो हमको इंपोर्ट वगैरह करने के लिए डॉलर चाहिए, पाउंड चाहिए, तो इंडियन गवर्नमेंट बोला आपको डॉलर देंगे नहीं, ऐसा बोलता नहीं है। अंडर डेवलप्ड कंट्री में ज्यादा होता है, बोला यहां के लगाओ लेकिन आपको फॉरेन करेंसी लिमिटेड ही देंगे, ज्यादा लेने नहीं देंगे, बिकॉज कंट्री में है नहीं, तो कंट्री रेस्ट्रिक्शन लगा के रखा है, फॉरेन करेंसी इतना ही मिलेगा, तो अपना काम कैसे करेंगे? दैट इज कॉल्ड एक्सचेंज कंट्रोल रेगुलेशंस रिगार्डिंग रिपैट्रिएशन, रेगुलेशंस रिगार्डिंग फंड्स, हमको फॉरेन करेंसी कितना मिलेगा बिजनेस करने के लिए। हमको बोला गया आपको इतना ही मिलेगा बिकॉज अब बाहर वाले हैं, तो पहले तो बिजनेस लगाने दिया, फिर बोलते आपको पैसा ले जाने नहीं देंगे, फॉरेन करेंसी नहीं देंगे, तो बिजनेस कैसे करूंगा? ब्रैकेट क्लोज्ड, कॉमा इंपोर्ट कोटा का मतलब होता है आपको इतना ही इंपोर्ट करने मिलेगा। ब्रैकेट में क्वांटिटी विच कैन बी इंपोर्टेड, ब्रैकेट में लिमिट ऑफ इंपोर्ट, ब्रैकेट में लिमिट ऑफ इंपोर्ट, क्वांटिटी काट दो, लिमिट ऑफ इंपोर्ट, दोनों तरह से हो सकता है। एक्चुअली क्या है, जब कोई भी इंपोर्ट करेगा तो उसको पेमेंट क्या करेंसी में करना होगा? फॉरेन करेंसी, डॉलर, पाउंड वगैरह, यूरो वगैरह। तो आप अगर इंपोर्ट ज्यादा करोगे तो फॉरेन करेंसी ज्यादा पेमेंट करना पड़ेगा। कंट्री के पास फॉरेन करेंसी है नहीं, बोलता आपको इंपोर्ट ही करने नहीं देंगे, इंपोर्ट कोटा, ब्रैकेट क्लोज्ड, कॉमा इंपोर्ट टैरिफ माने ड्यूटी हाइक, ब्रैकेट में ड्यूटी हाइक, ब्रैकेट क्लोज्ड, मिनिमम शेयर होल्डिंग रिक्वायरमेंट, ब्रैकेट में दुबई क्यों बोल रहा हूं? आप दुबई में जाके कुछ भी बिजनेस करिए, सऊदी अरेबिया, दुबई, ये सब, आपको वहां का आदमी को दोस्त बनाना होगा, पार्टनर, नहीं तो बाहर से बिजनेस नहीं कर सकते। कुछ भी करेंगे वहां का आदमी आपका ऑर्गेनाइजेशन में होगा। तो प्रॉब्लम क्या होता है, वहां का आदमी आ जाता है, सोते रहता है घर में, कुछ नहीं करता है, सोने का पैसा मिल रहा है। अपना सिटीजन लोग को बचा दिए, जितना भी वहाँ का सिटीजन है सबको यहाँ से, कोई भी जगह से, कहीं से भी कोई बिजनेस करने जा रहा है वहाँ, उस पर उसका पार्टनरशिप होना जरूरी है। कंपनी में शेयर होल्डर, पार्टनर में पार्टनर या कुछ और नेचर उसमें होना जरूरी है। अगर वहाँ का आदमी को साथ में नहीं लेंगे बिजनेस नहीं कर सकते हैं। हमारा अंकल बिजनेस किया, वहाँ का पार्टनर धोखा दे दिया, वहाँ से वापस आना पड़ा। पहले पार्टनर बन गया, फिर बोलता सब हमारा है, लिटिगेशन कर दिए, क्या करेंगे? प्रॉब्लम होता है कि कुछ कंट्री में ऐसा रूल है कि आपको वहाँ का आदमी को
दोस्त बनाना पड़ेगा, क्या करेंगे, दोस्त है नहीं, बनाना पड़ेगा, इसलिए दुबई लिखा है। दुबई एग्जाम में मत लिख देना, समझाने के लिए दुबई लिखा है, ठीक है, दुबई सऊदी अरेबिया वगैरह। ब्रैकेट क्लोज, कॉमा, सुपर टैक्सेस, सुपर टैक्सेस मतलब हायर टैक्स, ब्रैकेट में हायर टैक्स मतलब टैक्सेस वगैरह फॉरेन कंपनी को ज्यादा देना है, तो बेचारा कैसे कमाएगा, ब्रैकेट क्लोज्ड, कॉमा, restrictions, restrictions on access to local borrowings, restrictions on access, ACCESS, restriction on access to local borrowings, मतलब बोला आप इस कंट्री में इतना ही बोरो कर सकते हो, इससे ज्यादा बोरोइंग करने आपको नहीं मिलेगा, नहीं तो हम लोग का हेजिंग हो जाता ना, जो में इन्वेस्टमेंट उसी में बोरोइंग, बोलता आपको इससे ज्यादा बोरोइंग करने नहीं मिलेगा। and expropriating and expro creating PRIATING expropriating assets, ब्रैकेट में intentional takeover of assets, इंटेंशनल टेक ओवर ऑफ एसेट्स, मतलब जो फॉरेन वाला है उसका बोले तुमको एसेट्स हमको बेचना पड़ेगा, यहां से जाओ, एसेट्स उसका टेक ओवर कर लिए, ऐसे बोलते हैं फेयर प्राइस। फेयर प्राइस डिसाइड कौन करेगा, कैसे डिसाइड होगा कि फेयर प्राइस पे हुआ, और ले रहा ही क्यों है, हमारा एसेट्स क्यों छीन रहे? तो पहले तो हर कंट्री वाला लोग क्या करता है कि बाहर वालों को बुलाता है, आ जाओ आ जाओ, और फिर आ जाता है तो बदमाशी करता है उनके साथ। तो आपको इससे बचने के लिए क्या करना होगा, हम लोग बात कर रहे थे, नीचे आते, टू मैनेज दीज रिस्क, द ऑर्गेनाइजेशन कैन टेक फॉलोइंग स्टेप्स, टू मैनेज दीज रिस्क द ऑर्गेनाइजेशन कैन टेक फॉलोइंग स्टेप्स, टू मैनेज दीज रिस्क द ऑर्गेनाइजेशन कैन टेक फॉलोइंग स्टेप्स, टू मैनेज दीज रिस्क the organization can take following steps. Point number 1 या Roman 1, partnership with the government, मतलब जो बिजनेस की उसमें गवर्नमेंट को पार्टनर बना लिए। रोमन 2, एग्रीमेंट विद द गवर्नमेंट regarding tax repatriation, etc. Roman 3, contract with the local financiers, for arrangement of funds, Roman 4, partnership or joint agreement with local investor, Roman 5, excess use of local raw material, local resources, मतलब इंपोर्ट करने का इच्छा कमी है, सब चीज वहीं वाला यूज करेंगे तो वो कंट्री का डेवलपमेंट होगा ना, ज्यादा चीजें हम उसका यूज करेंगे। रोमन 6, प्राइस ऑफ द प्रोडक्ट और सर्विसेज प्रीफिक्स्ड विद द गवर्नमेंट, मतलब जो भी चीज हम बनाएंगे क्या दाम में बेचेंगे, गवर्नमेंट के साथ पहले ही बैठ के डिसाइड कर लिए।
Roman 7, employment of local people, employment of local people, जो स्थानीय लोग हैं उन लोग को हम लोग एम्प्लॉयमेंट में रखें, उनको अच्छा लगेगा। रोमन 8, रोमन 8, policy regarding divestment of foreign investment, policy regarding divestment of foreign investment, policy regarding divestment of foreign investment in proper manner, in proper manner। मतलब कैसे हम लोग उस कंट्री का जो इन्वेस्टमेंट है धीरे धीरे करके डिस्पोज ऑफ करेंगे, उसका प्रॉपर मैनर डिसाइड कर लिए। इस तरह से हम लोग पॉलिटिकल रिस्क से बच सकते हैं। पॉइंट नंबर 4 है, थोड़ा देर 10 मिनट और, फिर उसके बाद दूसरा टॉपिक करेंगे, पहले ब्रेक लेंगे। पॉइंट नंबर 4, पॉइंट नंबर 4, इंटरेस्ट रेट रिस्क। Interest rate risk deals with interest rate risk deals with interest rate risk deals with risk of interest rate risk deals with risk of gains or losses, interest rate risk deals with risk of gains or losses on assets or liabilities, gains or losses on assets or liabilities due to change in interest rate। This is applicable for all those organizations. This is applicable for all those organizations. This is applicable for all those organizations who have interest bearing assets or liabilities, who have interest bearing assets or liabilities, who have interest bearing assets or liabilities in interest rate risk, in interest rate risk there are two types of exposures. In interest rate risk there are two types of exposures. In interest rate risk there are two types of exposures. Roman 1, floating rate exposure. Floating rate exposure, that is assets or liabilities, that is assets or liabilities of the organization, that is assets or liabilities of the organization have floating rate receivable or payment, have floating rate receivable or payment. Roman 2, fixed rate exposure, fixed rate exposure, that is assets or liabilities of the organization, that is assets or liabilities of the organization have fixed rate exposure. In case of fixed rate exposure, in case of fixed rate exposure,
the average maturity and average interest rates should be computed. In case of fixed rate exposure, the average maturity and average interest rates should be computed. The average maturity and average interest rates should be computed. The average maturity and average interest rates should be computed. नीचे अलग से regarding interest rate risk, the following points are relevant. Regarding interest rate risk, the following points are relevant. Regarding interest rate risk, the following points are relevant. Point number one. If the interest rate falls, the interest bearing assets value goes down. If the interest rate falls, the interest bearing assets value goes up, If interest rate falls, the interest bearing assets value goes up and liabilities value goes down. ये बात समझ में आ रहा है? कैसे? हम लोग बोलते हैं कोई भी चीज का वैल्यू क्या होता है? उस चीज से जो मिलने वाला है उसका प्रेजेंट वैल्यू. मान लो इस जगह का वैल्यू क्या है? एक तो मार्केट में जो दाम है, लेकिन हम कौन सा बेचने जा रहे हैं? हमको इस जगह को यूज करके जो ट्यूशन से इनकम होगा उसका प्रेजेंट वैल्यू. तो ट्यूशन से इनकम का प्रेजेंट वैल्यू लाने के लिए इंटरेस्ट रेट से डिवाइड देना होगा. तो अगर इंटरेस्ट रेट ज्यादा हो जाएगी तो वैल्यू कम आएगा, यानी कि एसेट्स की वैल्यू गिरती है इंटरेस्ट रेट बढ़ने से, और लायबिलिटी की वैल्यू बढ़ती है इंटरेस्ट रेट बढ़ने से. लायबिलिटी की वैल्यू बोलने का मतलब क्या हुआ? मान लीजिए मैंने 10% रेट पे बोरोइंग करके रखा है और मार्केट में इंटरेस्ट रेट बढ़ गई है. मेरे को मजा आ रहा है कि नहीं? तो अगर आप बोल रहे हैं कि आप मेरा लायबिलिटी हमको दे दीजिए, मेरा वाला खुद ले लीजिए, मतलब मेरा फिक्स रेट बोरोइंग, आपका फ्लोटिंग रेट बोरोइंग है, तो आप चाहते हैं आपका फिक्स्ड हो जाए, मेरा फ्लोटिंग हो जाए, तो मैं आपको अपना लायबिलिटी ट्रांसफर करने के लिए पैसा लूंगा, और वो इंटरेस्ट रेट अगर गिर जाएगी तो क्या होगा? मेरे को आपको पैसा देना पड़ेगा. यानी कि एसेट्स का वैल्यू इंटरेस्ट रेट बढ़ने से गिरती है, और लायबिलिटी की वैल्यू एसेट्स के इंटरेस्ट रेट बढ़ने से क्या होती है? बढ़ती है. और वाइस वर्सा मतलब इंटरेस्ट रेट गिरने से एसेट्स की वैल्यू बढ़ती है और लायबिलिटी की वैल्यू क्या होती है? गिरती है. अगर आपका इंटरेस्ट बियरिंग एसेट्स और लायबिलिटी है, तो इंटरेस्ट बियरिंग एसेट्स की वैल्यू इंटरेस्ट रेट बढ़ने से गिरेगी, इंटरेस्ट रेट गिरने से बढ़ेगी, और लायबिलिटी की वैल्यू रिवर्स होगा. तो हम लोग सीधा सीधी इंटरेस्ट रेट से कोरिलेट कर सकते हैं अपना इंटरेस्ट बियरिंग एसेट्स और लायबिलिटी को. और दूसरा पॉइंट मैं क्या बोल रहा था? कंपटीटर, कि इंटरेस्ट रेट बढ़ेगी और घटेगी. मान लो आपको फायदा नुकसान नहीं समझ में आ रहा है, कंपटीटर के थ्रू सोचिए. अगर कंपटीटर को फायदा हो रहा है इसका मतलब आपको नुकसान हो रहा है, अगर कंपटीटर को नुकसान हो रहा है इसका मतलब आपको फायदा हो रहा है. ये दो पॉइंट इंटरेस्ट रेट रिस्क को समझाने में काम आएंगे कि इंटरेस्ट रेट रिस्क के कैसे हमें फायदा नुकसान हो रहा है. तो एक पॉइंट हो गया, आपका जो एसेट्स और लायबिलिटी उसके वैल्यू पे फर्क आता है इंटरेस्ट रेट के बढ़ने और गिरने से. रोमन 2, on the basis of interest rate risk, competitor analysis can be carried out. On the basis of interest rate risk, competitor analysis can be carried out. That is, can be carried out. That is because of change in the interest rate. That is because of change in the interest rate. Competitor will be more strong.
because of the change in interest rate, competitor will be more strong or less strong. Competitor will be more or less strong. Competitor will be more or less strong. वो स्ट्रांग ज्यादा हुआ तो हमारा खराबी हो गया, वो स्ट्रांग कम हुआ तो हमारे को फायदा हो गया. रोमन 3 ये कैसे हम लोग डील किए थे? हम लोग बोले कि हम लोगों ने फिक्स रेट बोरो करके रखा है, तो हम लोग को तो इंटरेस्ट रेट बढ़ने से कोई टेंशन नहीं है. लेकिन अगर इंटरेस्ट रेट बढ़ गई तो हमारा कंपटीटर जो फ्लोटिंग रेट पे बोरो करके रखा वो तो रोएगा, मेरे को उसका लाभ होगा. वही इंटरेस्ट रेट गिर जाएगी तो मेरे को नुकसान होगा. वो बोलना चाह रहे हैं. रोमन 3 इंटरेस्ट रेट रिस्क विल अफेक्ट रीफाइनेंसिंग. इंटरेस्ट रेट रिस्क विल अफेक्ट रीफाइनेंसिंग. Interest rate risk will affect refinancing for the organization. Interest rate risk will affect refinancing for the organization. ये कैसे अफेक्ट होगा? रीफाइनेंसिंग कैसे अफेक्ट होगा? मान लो मैंने बैंक से लोन लेके रखा है 10 साल के लिए, 10 साल बीत गया और मेरे को फिर से लोन चाहिए. बैंक से लोन लेके रखा है 10 इयर्स के लिए, 10 इयर्स खत्म हो गया, मेरे को फिर से लोन चाहिए. जिस बैंक से मैंने लोन लेके रखा उसने बोला कि मैं आपको वापस से रिफाइनेंस नहीं करूंगा, लोन का पीरियड नहीं बढ़ाऊंगा. क्यों? उनको मेरा क्रेडिट वर्दीनेस खराब लग रहा है. अब नया जन से लोन लेने जा रहा है, वो भी लोन नहीं दे रहा है, इंटरेस्ट रेट बहुत हैवी चार्ज कर रहे हैं और पैसा चुकाना है, इंसॉल्वेंसी हो जाएगा. तो जब आपको रीफाइनेंस वगैरह कराना है तब इंटरेस्ट रेट बढ़ने से तकलीफ होती है, प्रॉब्लम होती है रीफाइनेंसिंग के टाइम पे. और अगर इंटरेस्ट रेट अगर आपका माने रीफाइनेंसिंग पे जा रहे हैं और आपका पुराना जो लोन है उसका ठीक कंडीशन है, आपने ठीक से समय से पैसा दिया था, अभी कंडीशन ठीक है तो लोन मिलेगा. तो इंटरेस्ट रेट रिस्क से रीफाइनेंस से रिस्क अराइज होता है. refinancing option, interest rate risk will affect refinancing option, which depends upon lender's capacity, and our own credit worthiness, Roman 4, to minimize interest rate risk, the options are derivatives, like interest rate futures, interest rate options, interest rate guarantees, forward rate agreement, forward rate agreement. ये हमने कोई बात नहीं किया बिकॉज ये अलग से इंटरेस्ट रेट वाला टॉपिक के अंदर ही डील करेंगे. ठीक है. आखिरी पॉइंट नंबर 5 मतलब इसका 5 नहीं, अलग से 5 करेंसी रिस्क. This risk arises due to foreign exchange rate movements. This risk arises due to foreign exchange rate movements. This risk arises due to foreign exchange rate movements. This risk arises due to foreign exchange rate movements. This is divided into three parts. Point number 8, transaction risk. This arises
This arises by direct involvement in foreign exchange. 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 That is receivables or payables in foreign exchange. That is receivables or payables in foreign exchange. That is receivables or payables in foreign exchange. Point number B, translation risk. Translation risk. Translation risk. This arises due to foreign investment. This arises due to foreign investment like foreign branch, foreign subsidiary, foreign branch, foreign subsidiary, etc. Foreign branch, foreign subsidiary, etc. Foreign branch, foreign subsidiary, etc. To incorporate the branch and subsidiary assets and liabilities. To incorporate branch and subsidiary assets and liabilities. Exchange rate is required. Exchange rate is required. So because of translation, actually there is no loss or gain. Because of translation, actually there is no loss or gain. Because of translation, actually there is no loss or gain. But it affects debt equity. But it affects debt equity ratio of the organization. But it affects the debt equity ratio of the organization. And it affects bonus to the managers and staff. And it affects bonus to the managers and staff. So translation risk is to be properly managed. बिकॉज मान लो कंपनी का जो डायरेक्टर लोग है उनको हम लोग बोले हैं प्रॉफिट का 5% आप लोग को मिलेगा, तो प्रॉफिट तो हमारा ट्रांजैक्शन से चेंज हो जा रहा है ना, तो अब प्रॉफिट डायरेक्टर लोग क्या सोचेगा, ठीक है जैसे हमको 5% मिले, तो बोनस मैनेजर्स और स्टाफ लोग को तो प्रॉफिट बेसिस होता है बहुत सारे कंपनी में, तो उसके कारण ट्रांसलेशन रिस्क को मैनेज करना है। और अगर पब्लिक को समझ में नहीं आ रहा है कि भाई जबरदस्ती का डेट इक्विटी रेशियो चेंज हुआ है, उसके लिए भी मैनेज करना है, यानी कंपनी को ट्रांसलेशन रिस्क मैनेज करना पड़ता है इवन दो एक्चुअल लॉस नहीं है फिर भी। टू बी मैनेज्ड, सो ट्रांसलेशन रिस्क टू बी मैनेज्ड, मैनेज करना जरूरी है। ऐसे थोड़ी ना कोई बुक्स में खाली एंट्री या नहीं सोचेंगे, सोचना पड़ेगा आपको। आप ये नहीं बोल सकते एक्चुअल लॉस नहीं है तो चुप हो जाओ, सोचना पड़ेगा। पॉइंट नंबर सी, इकोनॉमिक रिस्क। इकोनॉमिक रिस्क, it is basically relevant for all the organizations. It is basically relevant for all the organizations. It is basically relevant for all the organizations. Even though they are directly not engaged, even though they are directly not engaged, even though they are directly not engaged in foreign currency transactions, even though they are directly not engaged in foreign currency transactions, even though they are directly not engaged in foreign currency transactions,
because foreign exchange rate comma interest rate and inflation are interrelated and everybody is affected by interest rate and inflation everybody is affected by interest rate and inflation. This risk also arises due to competitor analysis. बिकॉज आप तो फॉरेन एक्सचेंज में इंपोर्ट नहीं करते हो, एक्सपोर्ट नहीं करते हो, आपका कंपटीटर एक्सपोर्ट इंपोर्ट करते हैं, तो फॉरेन एक्सचेंज रेट मूवमेंट होने से उसको फायदा हो रहा है, आपको नुकसान हो रहा है, उसको नुकसान हो रहा है, आपको फायदा हो रहा है. तो इकोनॉमिक रिस्क मतलब सब कोई दुनिया में फॉरेन एक्सचेंज रेट मूवमेंट होने से अफेक्ट होते हैं. बात ये बोलना चाह रहे हैं. अलग से टू मैनेज ऑल दीज करेंसी रिस्क, the strategies are futures, options, swaps, netting, outsourcing, invoicing, etc. लास्ट पॉइंट, लास्ट लाइन और लिख देंगे, 2 लाइन और नोट देकर. इन फॉरेन करेंसी प्लीज रिमेंबर दीज 2 लाइन्स ऑलवेज. In foreign currency, please remember these 2 lines always. ये समझ लीजिए मेरी तरफ से गुरु मंत्र है, और आपको कितना बार समझ में आएगा देखिएगा कितना बार गड़बड़ी होता है इसके कारण. पॉइंट नंबर 1, in case of a strong currency, receivables are preferred. In case of a strong currency, receivables are preferred. Roman 2, in case of weak currency, payables are preferred. In case of weak currency, payables are preferred. ये 2 लाइन से आदमी पूरा कॉपी भर सकता है, लेकिन कहानी खत्म नहीं होगा उसका. यानी कि जब आप केस स्टडी वगैरह में आंसर्स लिखोगे, ये लाइन कितना महत्वपूर्ण है. खाली एक छोटा एग्जांपल देना चाह रहे हैं. अगर हम एक्सपोर्ट करते हैं तो हमको फॉरेन करेंसी मिलेगा, तो जो चीज मिलेगा वो जितना ज्यादा मिले उतना अच्छा होता है कि कम मिले अच्छा होता है. ज्यादा कम मिलेगा, जब उसका भाव बढ़ेगा, तो मान लो मैं डॉलर में एक्सपोर्ट करता हूं, डॉलर का दाम बढ़ रहे हैं. पाउंड में एक्सपोर्ट करता हूं, पाउंड का दाम बढ़ रहे हैं. यूरो में एक्सपोर्ट करता हूं, यूरो का दाम बढ़ रहे हैं. येन में एक्सपोर्ट करता हूं, येन का दाम बढ़ रहा है. मजा ही मजा आ रहा है. यानी कि मेरे को एक्सपोर्ट करने के टाइम पे कौन सा करेंसी में एक्सपोर्ट करना चाहिए, जिस करेंसी की वैल्यू बढ़ रही है बढ़ेगी. लेकिन अगर हम ऐसी करेंसी में एक्सपोर्ट करते हैं जिसका दाम गिरेगा, तो डॉलर का दाम अगर गिरेगा मेरे को नुकसान होगा, पाउंड का दाम गिरेगा नुकसान होगा. यानी कि रिसीवेबल्स स्ट्रॉन्ग करेंसी में रखिए. और अगर पेमेंट करने की बात आए तो क्या करिए, स्ट्रॉन्ग करेंसी में पेमेंट वाला ऑप्शन में मत जाइए, वीक वाला में जाइए. इस बात को पूरा सब्जेक्ट में F3, P3, E3 सब जगह बोला गया, खाली P3 नहीं, सब जगह. हर दिन जब क्लास करेंगे इसका एग्जाम्पल आएगा, इसलिए इस बात को समझना है.
बिकॉज क्या होता है कि हम लोग जब लॉजिक लिखने जाते हैं, अगर ये नहीं समझ में आएगा तो लॉजिक पूरा उल्टा लिख देते हैं, तो वो लॉजिक उल्टा लिखने से तो नंबर 0 हो जाएगा ना। हम लोग पहला क्लास में क्या बात की कि मे बी यू आर राइटिंग रॉन्ग बट योर लॉजिक्स आर करेक्ट, यू विल गेट मार्क्स। बट इफ योर लॉजिक्स आर रॉन्ग, क्वेश्चन का नेट आंसर सही है, 0 मिलेगा। लॉजिकल एक्सप्लेनेशन उनको चाहिए, उनको ये नहीं चाहिए, बिकॉज यहां पर कोई राइट रॉन्ग एक्चुअली आंसर है भी नहीं, यहां तो एक्सप्लेनेशन है, किस चीज को आप किस तरह से समझा रहे हो उसके ऊपर है। तो आपका लॉजिक सब सही है, नंबर मिलेगा, चाहे आपका आंसर उनसे नहीं मिलता हो तो भी नंबर मिलेगा, ठीक है। इसके अंदर ऐसे तो पूरा ही एक बार पढ़ना है, एकदम रफ रीडिंग पूरा कर लेंगे। ये चैप्टर चालू हो रहा है पेज 378 से, मेरे ख्याल से आप लोग का 373 है, 4 है, तो 378 से चैप्टर चालू हो रहा है, 374 से नया एडिशन 2014 वाला में, और ये चैप्टर खत्म होता है, ये चैप्टर खत्म होता है पेज 410, आप लोग का 406 होगा, पेज 410 आप लोग का 406, ठीक है। ये सारा पढ़ना है, कुछ कुछ पेजेस नहीं पढ़ना है जो मैं मार्क करा रहा हूं, नहीं पढ़ना है, क्यों? बिकॉज पढ़ के और नुकसान ही होगा, उल्ट पटांग बालतू का बात बकबक कर रहे हैं, वो ठीक से समझ में नहीं आ रहा है, बिकॉज पूरा बात लिख रहा नहीं है, इसलिए तो कौन सा पोर्शन नहीं पढ़ना है वो मैं बता रहा हूं। पेज 389 मेरा, आप लोग का 385 होगा, मोर ऑन इकोनॉमिक रिस्क लिखा है, मोर ऑन इकोनॉमिक रिस्क, पेज 389 390 तक जा रहा है वो। ये मोर ऑन इकोनॉमिक रिस्क मत पढ़िएगा, पढ़ेंगे माथा खराब हो जाएगा, मतलब जितना सारा समझ में आएगा सब गायब हो जाएगा, और डोंट स्टडी, ठीक है। हाँ वो पढ़ेंगे, उसके पहले तक आपको नहीं पढ़ना है, ठीक है। हाँ मेरा बुक 389-90 जो 2012-13, और आपका बुक 2013-14 385-386। पेज 394, पेज 394 आप लोग का 390 होगा, मोर ऑन ट्रांसलेशन रिस्क, मोर ऑन ट्रांसलेशन रिस्क, मेरा 394 आप लोग का 390 होना चाहिए। मोर ऑन ट्रांसलेशन रिस्क हेडिंग दिया हुआ है, मोर ऑन ट्रांसलेशन रिस्क, वो पूरा आपको नहीं पढ़ना है, सेटल्ड अनसेटल्ड सारा नहीं पढ़ना है। ये वाला हम लोग कब पढ़ेंगे? जब हम लोग करेंसी रिस्क पढ़ेंगे ना अलग से चैप्टर, वहां अपने आप समझ में आ जाएगी। यहां आधा बात लिखा हुआ है तो पकड़ में नहीं आया क्या बोलना चाह रहे हैं, तो ये अच्छा लिखा हुआ है, लेकिन यू विल नॉट बी एबल टू अंडरस्टैंड वंस यू स्टडी दिस। तो जब करेंसी रिस्क हम लोग पढ़ेंगे ना, वहां ट्रांसलेशन एक्सपोज सेटल अनसेटल अपने आप आ जाएगा, तो उसको बाद में यहां पढ़ने जाएंगे तो आपको समझ में आएगा, इसलिए अभी नहीं पढ़ना है। ये पढ़ेंगे, मैनेजमेंट ऑफ ट्रांसलेशन लिस्ट पढ़ेंगे, सारा पढ़ेंगे। और जो क्वेश्चन है ना, टेस्ट योर अंडरस्टैंडिंग, पेज 396 से है, आपका 392 होगा, टेस्ट योर अंडरस्टैंडिंग। वो क्वेश्चन को पढ़ेंगे, एक बार मन में अपने सोचेंगे कि मैं क्या आंसर लिखता अगर मेरे एग्जाम में आ जाता, तो आंसर सोचने के बाद पीछे आंसर को रिलेट करेंगे। कोई चीज अगर आंसर पढ़ने के टाइम पे 2-4 लाइन अच्छा लगेगा, मार्क कर लेंगे। कोई चीज नहीं समझ में आएगा, मेरे से पूछेंगे, नहीं पढ़ेंगे तो भी हम नेक्स्ट दिन पूछेंगे आपसे ही। जिस दिन P3 का क्लास है उस दिन पहले ही आपसे रिवाइज करवाएंगे, तब P3 का क्लास जिस दिन होगा उस दिन पहले 10 मिनट आपसे पूछेंगे हम, तब हम लोग आगे बढ़ेंगे, ठीक है।